Good morning, children, and welcome back in your history class. And I hope you all are fit and fine. मैं आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने घर पे पूरी तरीके से सेफ होंगे. And stay home and be safe. And also बच्चों, जैसा कि हमने जो है वो पाठ इतिहास के पाठ 5 से हमने जो है वो टॉपिक लिया था, शीर्षक लिया था, जिसका नाम था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कारण और परिणाम. तो बच्चों, जो ये पाठ है वो भारत की 1857 की क्रांति के बारे में था. हमने जो है इस 1857 की जो क्रांति थी, जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, उसकी पृष्ठभूमि के बारे में भी हमने डिस्कशन किया था. और हमने आगे बढ़ने से पहले बच्चों जो है कुछ पॉइंट्स को हम रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पिछले लेक्चर में जिसके बारे में हमने पढ़ा था. यानी संक्षेप में ब्रीफली जो है लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन ऑफ द पॉइंट्स वॉट एवर वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर इन द लेक्चर. यानी पिछले लेक्चर में जो है हमने जो पॉइंट्स के बारे में पढ़ा था उसको थोड़ा सा संक्षेप में हम जो है वो रिवाइज कर लेते हैं. हमने तो बच्चों हमने पिछले लेक्चर में जो है आर्थिक कारणों के बारे में पढ़ा था. यानी जो भारत की स्वतंत्रता संग्राम के आर्थिक कारणों के बारे में पढ़ा था. वैसे तो हमने आपको जो है वो 1857 क्रांति के कारणों के कारणों को पॉइंट्स बताया था कि इसके बहुत सारे कारण थे. जैसे आर्थिक कारण थे, जैसे राजनीतिक कारण थे, सामाजिक और धार्मिक कारण थे और सैन्य कारण थे. तो इस तरह हमने जो है पिछले लेक्चर में जो है हमने जो है वो आर्थिक कारणों के बारे में डिस्कशन किया था. बच्चों, तो आर्थिक कारणों में सबसे पहला पॉइंट हमने डिस्कशन किया था वो ये था कि किस तरीके से जो है वो अंग्रेज़ी शासन जो थे या अंग्रेज़ी व्यापारी जो थे वो भारत से कच्चा माल जैसे कपास है, नील है, इस तरह के कच्चे माल को वो सस्ते दामों में ख़रीदते थे और फिर अंग्रेज़ी आधुनिक मशीन जो थी उसको अधिक संख्या में वस्तुएं बनाकर जो है वो ऊंचे दाम पे भारतीय बाज़ार में या भारतवासियों को वो बेचते थे. इससे जो है भारतीय अर्थव्यवस्था पे बहुत ही गहरा, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा. और दूसरा डिस्कशन हमने किया था कि किसानों की जो अब परिस्थिति थी, जो स्थिति थी, वो दिन पे दिन यानी जो है डे बाय डे जो है वो वर्स होती जा रही थी, अब बहुत ख़राब और दयनीय होती जा रही थी. क्योंकि जो किसान वर्ग थे, जो किसान थे, उनको अतिरिक्त कर के अलावा अतिरिक्त लगान भी देना पड़ता था अंग्रेज़ी शासकों को. और ना केवल अंग्रेज़ी शासकों को बल्कि ज़मींदारों को भी उनको लगान देना पड़ता था. और अगर इस परिस्थिति में अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती थी, जैसे कि अकाल है, सूखा है या कोई महामारी, तो उसमें भी उनको कोई लगान देने में राहत नहीं मिलती थी, बल्कि उनको उसी तरीके से उनको लगान देना पड़ता था. तो वो और गरीब होते गए, उनकी स्थिति और दयनीय होती गई और उनमें एक असंतोष सा फैल गया था, जिसके कारण जो है वो अंग्रेज़ी शासन के ख़िलाफ़ जो है वो कहीं ना कहीं विद्रोह की स्थिति में आ गए थे. और अगला जो आर्थिक कारण था वो ये था कि जो सिपाही, जो सेना, जो सैनिक थे, जो कि उनके पदों से उनको हटा दिया गया था, वो सिपाही भी अंग्रेज़ी शासन के ख़िलाफ़ हो गए थे, उनके विरोध में हो गए थे. क्योंकि उनको कोई और रोज़गार नहीं मिल रहा था और वो किसानों से भी जो है वो कहीं ना कहीं एक आपसी लगाव था उनमें, एक आपसी जो है उनके अंदर जो है वो आपसी एक संबंध सा था उनका. तो इस तरीके से उनकी स्थिति देखकर, उनकी परिस्थिति देखकर भी जो है वो बहुत ज़्यादा उदास हो गए थे, या वो फिर वो अंग्रेज़ी शासन के खिलाफ जो है वो विरोध में आ गए थे, या इनके प्रति वो जो है गुस्सा और क्रोध से भर गए थे. फिर एक और हमने साथ साथ ये भी पॉइंट डिस्कशन किया था कि जो पढ़े लिखे भारतीय थे उनको जो है ऊंचे पद या ऊंचे पद पे नियुक्ति नहीं दी जाती थी, वो ऊंचे पद पे नियुक्त नहीं किए जाते थे, अपॉइंटमेंट उनका नहीं होता था, उनकी ऊंची पोस्ट नहीं दी जाती थी. और जो है जो भारतीय जो अधिकारी थे, जो कर्मचारी थे, उनका वेतन जो है वो अंग्रेज़ी कर्मचारियों से बहुत कम था. उनकी तुलना में अगर देखा जाए तो उनका जो वेतन था वो बहुत ही कम था. तो ये सारे जो आर्थिक कारण थे, ये सारे कुल मिला के ये जो आर्थिक कारणों के बारे में हमने पिछले लेक्चर में डिस्कशन किया था, कहीं ना कहीं 1857 क्रांति के कारणों एक अहम कारण जो थे वो बन गए थे.
तो बच्चों ये थे आपके आर्थिक कारण। आज के लेक्चर में हम जो है वो अगला कारण यानी राजनीतिक कारणों के बारे में डिस्कशन करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। बच्चों जो राजनीतिक कारण हैं यानी पॉलिटिकल कॉजेज़ है 1857 क्रांति के, अगर हम बात कर रहे हैं राजनीतिक कारणों के, अगर हम बात कर रहे हैं राजनीतिक कारणों के 1857 के आर्थिक कारणों के साथ साथ राजनीतिक कारणों की अगर बात कर रहे हैं तो राजनीतिक कारणों के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो हम जो है पहले भी हमने बच्चों ये डिस्कशन किया था कि किस की लगभग जो है ये ब्रिटिश साम्राज्य जो था या ब्रिटिश कंपनी जो थी, ब्रिटिश शासन जो था वो इंडिया पे वास्तविक रूप से जो है वो पूरी तरीके से उसने अपना कब्जा बना लिया था, अपनी एक मजबूत पकड़ बना ली थी। साथ साथ जो है यहाँ की जो एक उसने जो है साम्राज्य विस्तार की नीतियों के साथ साथ जो है वो सामाजिक तौर पे भी और राजनीतिक तौर पे भी, आर्थिक तौर पे भी और लोगों पे शासन करने की अगर बात है तो इन सब क्षेत्रों में भी जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यानी ब्रिटिश शासन ने पूरी तरीके से जो है वो भारत जैसे व्यापी देश पर जो है अपना कब्जा बना लिया था। तो अगर ब्रिटिश शासन ने जो है वो अगर भारत जैसे बड़े देश पर अगर अपना वो होल्ड अगर मजबूत करती है तो आप सोच ही सकते हैं कि वो कितना मजबूत होगा या वो कितना मजबूत साम्राज्य होगा या उसकी नीतियाँ कितनी ज़्यादा जो है वो कठोर और जटिल होंगी। तो बच्चों ये राजनीतिक कारण के बारे में अगर हम डिस्कशन कर रहे हैं, अगर हम बात कर रहे हैं राजनीतिक कारण में, तो ऐसे बहुत से राजनीतिक कारण थे जिनकी वजह से 1857 की जो लड़ाई थी वो जो क्रांति थी वो जनव्यापी क्रांति बन गई। शुरू में तो जैसा कि हमने आपको बताया कि ये सैन्य विद्रोह के रूप में भड़की थी, लेकिन बाद में जो है ये जनव्यापी क्रांति के बारे में जनव्यापी क्रांति के रूप में बदल गई इन कारणों की वजह से। बहुत सारे ऐसे राजनीतिक कारण थे बच्चों जो हम अब डिस्कशन करेंगे, इस लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे। बच्चों राजनीतिक कारणों में जो है पॉलिटिकल कॉजेज़ में जो है ये जो भारत जैसे बड़े साम्राज्य पर जो है राज्य करने के लिए ब्रिटिश शासन को जो है एक मजबूत आधार चाहिए था, एक मजबूत जो है वो पकड़ चाहिए थी और उनको वो राजनीतिक जो है बारीकियां, जो राजनीतिक जो है छोटी छोटी जो चीज़ें थी राजनीति में, जैसे छल है, कपट है और बुद्धि है या दिमाग का खेल है या लॉजिक है, तर्क है, वितर्क है और बहुत सारी नीतियां हैं, बहुत सारे जो है वो प्लानिंग्स हैं, कार्यक्रम हैं। इस तरह की चीज़ों को भी अंग्रेज़ी शासन ने जो है वो ध्यान दिया और अपने दिमाग में ये चीज़ उन्होंने रखी कि उन्हें किस तरह के कदम उठाने चाहिए ताकि वो राजनीतिक पकड़ के साथ साथ वो सभी क्षेत्रों में वो अपनी पकड़ को मजबूत बना सके। तो बच्चों चलिए हम जो है वो राजनीतिक कारणों के बारे में डिस्कशन करते हैं, पढ़ते हैं और अपना एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं अबाउट द पॉलिटिकल कॉजेज, अबाउट द राजनीतिक कारण। तो बच्चों हम आज के लेक्चर में जो है वो हम जो पढ़ेंगे वो है राजनीतिक कारण, यानी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के कारणों में से जो है दूसरा कारण है वो है राजनीतिक कारण। पहला पॉइंट इसमें है, पहला जो आपका पॉइंट है राजनीतिक कारण में वो ये है कि यद्यपि यानी हाउएवर यानी यद्यपि भारत की राजनीतिक सत्ता वास्तविक रूप में अंग्रेज़ों के हाथ में थी, जैसा कि हमने बताया था कि इनफैक्ट अगर बात करें तो जो वास्तविक सत्ता थी, जो वास्तविक पावर था, जो रियल पावर था वो अंग्रेज़ों के हाथ में थी, फिर भी शासन जो था यानी भारत का जो शासन था वो दिल्ली के मुग़ल बादशाह के नाम पर ही चलता था और वो जो मुग़ल बादशाह थे जिसके नाम पे जो वो उस 1857 में जब ये शासन चल रहा था दिल्ली पर मुग़ल साम्राज्य बादशाह, वो थे बहादुर शाह जफ़र। लेकिन परंतु उसके साथ एक समस्या भी थी कि मुग़ल सम्राटों की जो स्थिति थी वो निरंतर क्या होती जा रही थी, ख़राब होती जा रही थी, क्योंकि इनमें जो है वो मजबूत अब जो है मुग़ल साम्राज्य जो है वो इतना मजबूत नहीं था, उसका पतन हो चुका था। लेकिन दिल्ली पे जो है वो तत्कालीन जो है यानी
जो अंग्रेज़ों ने क्या किया था, जो तत्कालीन मुग़ल सम्राट बहादुर शाह ज़फ़र के साथ जो है, जो कि उस समय बहादुर शाह ज़फ़र जो है वो शासन कर रहे थे दिल्ली के तख्त पर, दिल्ली पर, लेकिन जो वास्तविक सत्ता थी वो अंग्रेज़ों के हाथ में थी। इसलिए अंग्रेज़ों ने क्या किया कि इन मुग़ल बादशाह यानी बहादुर शाह ज़फ़र के साथ उन्होंने बड़ा ही दुर्व्यवहार किया, यानी अपमानजनक व्यवहार किया। और जो है उन्होंने इसके साथ साथ 1835 में, पहले 1835 के पहले जो है वो इससे पहले अंग्रेज़ी शासन के पहले जो है वो सिक्कों पर जो है, मुद्राओं पे जो है वो मुग़ल की मोहर लगती थी। उन्होंने क्या किया, अंग्रेज़ों ने क्या किया, 1835 में कंपनी के सिक्कों से मुग़ल सम्राट का नाम हटा दिया गया। यानी अब इससे आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो वास्तविक रूप से जो है पूरी तरीके से सत्ता जो है वो जो अंग्रेज़ों के हाथ में थी। दूसरा आपका कारण था लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के तहत देशी राज्यों को ब्रिटिश राज्य में किसी न किसी बहाने मिलाया जाता था। यानी लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के का तहत जो है उसके अकॉर्डिंग देशी राज्य जो थे उनको ब्रिटिश राज्य में किसी न किसी बहाने से मिलाया जाता था। अब बच्चों हम लॉर्ड डलहौजी के बारे में भी पढ़ेंगे और लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के बारे में भी पढ़ेंगे। तो इस विलय नीति को पढ़ने से पहले, उसको समझने से पहले हम जो है वो लॉर्ड डलहौजी के बारे में कुछ जान लेते हैं। यानी लॉर्ड डलहौजी के बारे में जान लेते हैं कि लॉर्ड डलहौजी जो है किस तरीके से भारत में गवर्नर जनरल बनकर आया और उसकी विलय नीति क्या थी और ये विलय नीति से क्या तात्पर्य है। तो सबसे पहले इस नीति को पढ़ने से पहले हम लॉर्ड डलहौजी के बारे में पढ़ते हैं कि लॉर्ड डलहौजी जो थे वो था 1848 में भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया। यानी 1848 में वो गवर्नर जनरल बनकर आया। और लॉर्ड वेलेस्ली के बाद, यानी लॉर्ड डलहौजी के पहले जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड वेलेस्ली। उसके बाद लॉर्ड डलहौजी का जो कार्यकाल था, जो शासन काल था, रूल करने का जो पीरियड था, वो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। क्योंकि लॉर्ड डलहौजी की जो मुख्य पहचान थी वो एक साम्राज्यवादी और सुधारक के रूप में जानी जाती है। यानी इसका शासन जो काल था वो क्यों इतना महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसकी पहचान एक साम्राज्यवादी, एक सोशलिस्ट और एक सुधारक के रूप में जानी जाती है। तो दूसरा पॉइंट लॉर्ड डलहौजी के बारे में कि लॉर्ड डलहौजी का मुख्य ध्यान जो था वो अपने साम्राज्य की सीमा का विस्तार, यानी अपने साम्राज्य को बढ़ाने का और कंपनी को सर्वोच्च करना था और कंपनी को सबसे ऊंचा या सबसे उत्तम बनाना था। यानी उसका मुख्य ध्यान दो चीज़ों पे था, वो था अपने साम्राज्य, अपने एम्पायर को और ज़्यादा बढ़ाना, विस्तार करना और कंपनी को नंबर 1 बनाना, यानी सबसे ऊंचा बनाना। ये दो चीज़ों पे उसका सबसे पहले ध्यान था। तीसरा था आपका कि लॉर्ड डलहौजी ने अपने उद्देश्य को, अपने इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उसने क्या किया, उसने साम्राज्यवादी नीति का पालन करते हुए, यानी साम्राज्य को बढ़ाने वाली नीति का पालन करते हुए सभी प्रकार के आदर्शों को, यानी सारे जो आदर्श थे, आइडियल्स थे, मॉरल थे, नैतिकता थे, उसको उसने त्याग कर दिया। उसके बारे में नहीं सोचा, उसने कोई नैतिकता के बारे में नहीं सोचा, उसने कोई मॉरल वैल्यूज़ के बारे में नहीं सोचा, उसने कोई आदर्शों के बारे में नहीं सोचा। उसने सिर्फ एक चीज़ सोचा कि वो उस साम्राज्य विस्तार वो कैसे कर सके। यानी साम्राज्य विस्तार करने की नीति जो है, उसके जो है वो नीति का पालन करते हुए उसने सारे आदर्शों को भुला दिया, उसका त्याग कर दिया और उचित अनुचित साधनों द्वारा, यानी बाय हुक बाय क्रुक, यानी चाहे वो कोई भी साधन हो, चाहे कोई भी सोर्सेस हो, चाहे वो उचित साधन हो, चाहे वो अनुचित साधन हो, उनका सहारा लेके उसने क्या किया, विलय नीति को उसने सबसे ऊंचा महत्व दिया। यानी जो विलय नीति थी, जो आप विलय नीति कह सकते हैं कि राज्य हड़पने की नीति उसने जो अपनाई, उसको उसने सबसे महत्व माना। यानी आदर्शों, नैतिकता को उसने नहीं इतना इम्पॉर्टेंट महत्व दिया, बल्कि उसने विलय नीति को उसने सबसे महत्व दिया। क्योंकि विलय नीति के द्वारा वो साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था, वो साम्राज्य को और ज़्यादा बड़ा करना चाहता था और ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिश साम्राज्य को ऊंचा बनाना चाहता था। अब बच्चों, ये विलय नीति है क्या? विलय नीति के तहत
इसके अंतर्गत क्या होता था कि जो देशी राज्य थे को किसी न किसी बहाने अंग्रेज़ी शासन में मिलाया जाता था। यानी कोई ना कोई बहाने करके कोई भी जो भारत देश का कोई भी राज्य होता था वो किसी न किसी बहाने से अंग्रेज़ी साम्राज्य में उसको इंक्लूड यानी मिला लिया जाता था। उसकी इस नीति की प्रमुख बात क्या थी? प्रमुख बात यह थी कि यदि कोई राजा यानी विलय नीति के अनुसार जो है वो विलय नीति के अनुसार तो विलय नीति के अनुसार जो है प्रमुख बात यह थी कि यदि कोई राजा जो है वो निसंतान मर जाता था तो उसका राज्य जो है कंपनी के अधीन हो जाया करता था। यानी अगर कोई राजा वो उसकी कोई संतान नहीं होती थी तो वो अगर वो उसका निधन हो जाता था, उसकी मृत्यु हो जाती थी तो वो राज्य जो है वो कंपनी के अंतर्गत चला जाता था, यानी कंपनी के अधीन हो जाता था। यानी उस पर उसके राजा के कोई भी सगे संबंधी का कोई भी जो है वो अधिकार नहीं होता था। ये विलय नीति थी। विलय का आप कह सकते हैं कि विलय मतलब होता है कि एक दूसरे में मिल जाना। विलय माने मिलना, यानी यहाँ पे राज्यों विदेशी जो राज्य थे, जो भारत के जो छोटे छोटे राज्य थे, जहाँ पे राजा निसंतान अगर उसकी मृत्यु हो जाती थी तो वो राज्य जो है वो अंग्रेजी यानी राज्य कंपनी जो है कंपनी के अधीन हो जाता था। तो ये इसकी विलय नीति थी। और लेकिन यद्यपि गोद लेने की स्वीकृति भी दी गई थी, यानी इस पर ऐसी एक कंडीशन भी थी, एक मतलब गोद लेने की भी स्वीकृति दी गई थी। अगर कोई राजा निसंतान है और उसकी अपनी संतान नहीं है तो वो गोद ले सकता था, परंतु इसमें भी यह शर्त थी कि बिना कंपनी सरकार की स्वीकृति के गोद नहीं लिया जा सकता था। यानी उसको कंपनी की स्वीकृति यानी परमिशन लेनी पड़ेगी उस राजा को जिसकी संतान नहीं है, गोद लेने की उस राजा को कंपनी से परमिशन यानी स्वीकृति लेनी पड़ेगी, तभी वो गोद लेने की प्रक्रिया को वो पूरा कर सकता था। तो इस प्रकार अंग्रेज़ों को अनेक राज्यों को हड़पने का बहाना मिल गया। यानी बहुत सारे ऐसे राज्य थे, बहुत सारे ऐसे राजा थे जो गोद लेने की प्रक्रिया नहीं कर पाते थे। तो इससे क्या हुआ कि अंग्रेज़ों को बहुत सारे राज्यों को हड़पने का और अपने शासन में विलय करने का या लेने का उनको मौका मिल गया, बहाना मिल गया। और लॉर्ड डलहौजी की इसी नीति को हम राज्य हड़पने की नीति कहते हैं। यानी इस नीति को हम लॉर्ड डलहौजी की इस नीति को हम राज्य हड़पने की नीति भी कह सकते हैं। अगला पॉइंट है आपका है कि उसकी यह नीति, अब उसकी यह नीति जो है वो किस प्रकार आगे किस प्रकार ये नीति जो है वो फायदेमंद रही अंग्रेज़ों के लिए, कि यह नीति जो थी यानी विलय नीति जो थी यानी राज्य हड़पने की जो नीति थी वो अंग्रेज़ों के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हुई। बट नेचुरल है, बट ऑब्वियस सी बात है, ये तो है कि अगर लाभकारी तो सिद्ध हुई क्योंकि बहुत सारे ऐसे राज्य जो थे वो ब्रिटिश साम्राज्य में आके ब्रिटिश के अधीन हो गए। तो इस नीति के कारण उन्होंने बहुत सारे ऐसे राज्य जहाँ पर एक बहुत मजबूत पकड़ थी भारत के शासकों की, वो जो राज्य थे वो इस विलय नीति के तहत जो है वो उसके अंडर में आ गए। तो इस नीति के कारण जो है बहुत सारे राज्य जो है वो अंग्रेज़ी शासन के अधीन हो गए, जैसे कि सतारा, झांसी, नागपुर और दूसरे राज्य अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गए थे और भारत में पूर्ण रूप से अंग्रेज़ी शासन जो है स्थापित हो चुका था। तो इस राज्य हड़पने की नीति के जो है उसकी मदद से जो है अंग्रेज़ी शासन के अधीन जो है वो बहुत सारे भारत के राज्य जो है वो आ गए थे। अगला पॉइंट बच्चों ये है, और इसी नीति के तहत यानी अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी, इसी नीति के तहत क्या हुआ, डलहौजी ने पेशवा बाजीराव जो है वो मराठी जो है वो राजा थे, उनके दत्तक पुत्र यानी गोद लिए हुए पुत्र जो यानी दत्तक पुत्र माने गोद लिया हुआ पुत्र नाना साहब यानी पेशवा बाजीराव ने नाना साहब को गोद लिया था। उनके ये दत्तक यानी गोद लिए हुए पुत्र थे। उनकी वार्षिक पेंशन भी बंद कर दी थी क्योंकि वो उनके अपने पुत्र नहीं थे, उनका वारिस वो नहीं थे, उन्होंने उनको गोद लिया था। तो इस विलय नीति के अनुसार जो है अंग्रेज़ों ने क्या किया, नाना साहब की जो पेंशन थी, वार्षिक पेंशन थी जो वो उन्होंने बंद कर दिया। और इसके साथ साथ जो है यानी नाना साहब के साथ साथ देश के अन्य कई राज्य जो है वो अंग्रेज़ों के शत्रु हो गए। तो इस विलय नीति के जो है कारण बहुत सारे राज्य जो है वो अंग्रेज़ी शासन के शत्रु बन गए। तो ये भी एक राजनीतिक कारण में आ गया।
अगला कारण था बच्चों कि लॉर्ड डलहौजी की जो राज हड़पने की नीति थी उसके कुछ उद्देश्य थे। यानी राज हड़पने की जो नीति थी लॉर्ड डलहौजी की, उसके कुछ एम्स थे, कुछ उद्देश्य थे। उस राज हड़पने की नीति के क्या उद्देश्य थे? पहला उद्देश्य ये था कि ब्रिटिश साम्राज्य को बढ़ाना था। यानी जो विलय नीति थी, जो राज हड़पने की जो नीति थी, उसका पहला उद्देश्य था, पहला उसका जो मिशन था वो था ब्रिटिश साम्राज्य को बढ़ाना था। दूसरा था व्यापार में मनमानी करने तथा सस्ते दरों पे कच्चा माल खरीदना था। जैसा कि इससे पहले भी हमने आर्थिक कारणों में डिस्कशन किया था कि किस तरीके से भारतीय व्यापार से जो है व्यापारी से वो कच्चा माल खरीदते थे और वो सस्ते और अधिक संख्या में वस्तुएं बना के सस्ते अधिक दामों पे जो है भारत में बेचते थे। तो दूसरा उद्देश्य यही था कि व्यापार में मनमानी करने और सस्ते दरों पे कच्चा माल खरीदना था। और अगला था उद्देश्य उनका, तीसरा उद्देश्य था कि अपना सामान जो है भारत के बाजारों में ऊंची कीमतों पर बेचना, जो कि वो शुरू से करते आ रहे थे। तो ये विलय नीति, राज्य हड़पने की नीति के जो उद्देश्य थे वो ब्रिटिश साम्राज्य को बढ़ाना था। मैं फिर से इसको रिपीट कर रही हूँ कि ब्रिटिश साम्राज्य को बढ़ाना था, व्यापार में मनमानी करने तथा सस्ते दरों पे कच्चा माल खरीदना था। तीसरा था कि अपना सामान भारत के बाजारों में ऊंची कीमतों पर बेचना था। और चौथा था आपका जो अगला कारण था, अगला उद्देश्य जो था विलय नीति या राज्य हड़पने का, वो था कि भारत की जनता के बीच फूट डालकर, ये सबसे बड़ा उद्देश्य था उनका, कि भारत की जनता के बीच फूट डालकर एक दूसरे के बीच जो क्या करना, भेदभाव पैदा करना तथा अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करना था। यानी वो भारत के लोगों के बीच में जो है वो फूट डालना था और जो है उनको उनके बीच में भेदभाव पैदा करना था और अपनी महत्वाकांक्षा को, यानी अपने एम्बिशन को, जो अपनी महत्वाकांक्षा को जो है वो पूरा करना था। ये उनके 4 उद्देश्य थे, यानी राज्य हड़पने की नीति के उनके 4 उद्देश्य थे जिन्होंने उन्होंने जो है वो कहीं ना कहीं पूरा किया ना। 5वां राजनीतिक कारण था कि डलहौजी के खराब शासन के कारण, यानी डलहौजी के खराब शासन के कारण अवध को अपने साम्राज्य में मिलाने के बाद जो सिपाही थे उनको हटा दिया गया, लेकिन उन्हें कोई रोजगार नहीं दिया गया। इससे पहले भी हमने डिस्कशन किया था कि सिपाही को जो हटा दिया गया तो उनको कोई रोजगार नहीं दिया गया। इससे क्या हुआ, उनके मन में अंग्रेजों के खिलाफ क्या पैदा हो गया, विद्रोह पैदा हो गया और गुस्सा भड़क गया। तो ये भी राजनीतिक कारण बना। अगला राजनीतिक कारण था बच्चों कि अंग्रेजों ने क्या किया, जमींदारों और तालुकोदारों को। तो अगला जो आपका राजनीतिक कारण था वो है कि अंग्रेजों ने क्या किया, जमींदारों और तालुकदारों, यानी जमींदार को तो आप जान रहे हैं जो है जमींदार थे, और तालुकदार ये भी जमींदार की तरह होते थे तालुकदार, जो कि लगान, अतिरिक्त लगान और कर लेते थे, को भूमि का मालिक बना दिया गया और वे मनमाने ढंग से लगान वसूलने लगे थे। यानी जमींदारों को, तालुकदारों को जो है वो ज़मीन का मालिक बना दिया गया और वो मनमाने ढंग से जो है वो किसानों से लगान वसूलने लगे। उससे क्या हुआ, जिसके कारण क्या हुआ, किसानों में असंतोष फैल गया और वो दुखी रहने लगे, उनकी स्थिति और दयनीय और ख़राब हो गई, और जिसकी वजह से किसानों में विद्रोह जो है वो भड़क उठा। अगला कारण था कि ब्रिटिश न्याय प्रणाली जो थी, यानी ब्रिटिश जो न्याय प्रणाली थी वो भारतीय कानून को नकार रही थी। यानी जो इसकी जो न्याय प्रणाली थी, जो ब्रिटिश की जो जुडिशरी थी, जो जस्टिस सिस्टम था, जुडिशरी सिस्टम था, जुडिशियल सिस्टम था, वो क्या था, भारतीय कानून को नकार रही थी, यानी नेग्लेक्ट कर रही थी, उसकी अनदेखी कर रही थी। और यह प्रणाली, यह सिस्टम जो था वो भारतीयों के लिए बहुत लंबा बन गया था, बहुत खर्चीली हो गई थी और बहुत जटिल और कठिन हो गई थी। यानी जो ब्रिटिश न्याय प्रणाली थी, जो जुडिशरी जो थी, वो भारतीय कानून को, यानी न्याय प्रणाली क्या थी, भारतीय कानून को नकार रही थी, अनदेखी कर रही थी। और यह जो प्रणाली थी, जो ब्रिटिश की जो न्याय प्रणाली थी, वो भारतीयों के लिए क्या हो गई थी, लंबी, खर्चीली और कठिन और जटिल हो गई थी, यानी टफ हो गई थी। अगला राजनीतिक कारण था बच्चों कि इसके अलावा जो भारतीय ऊंचे पद, जो भारतीय अधिकारी थे, जिससे इससे पहले भी हमने आपको बताया कि जो भारतीय अधिकारी थे वो ऊंचे पद नहीं पा सकते थे, यानी ऊंचे पोस्ट उनको नहीं दिया जाता था, ऊंचे पदों पे उनकी नियुक्ति नहीं की जा रही थी और उनकी योग्यता का आदर नहीं होता था, यानी उनकी योग्यता को भी वो नहीं मान रहे थे। जिससे क्या हुआ, भारतीयों के बीच गुस्सा पैदा हो गया, भारतीयों के बीच असंतोष पैदा हो गया और अंग्रेजों ने उन पर तमाम तरह के बंधन लगा रखे थे
और उस इसके बावजूद, इन सब परिस्थितियों के बावजूद भी अंग्रेज़ों ने क्या किया था, उन पे तमाम तरह के बंधन यानी रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे, बंधन लगा रखे थे, जो भारतीयों जिन बंधनों की वजह से भारतीयों के लिए जो है वो ये परिस्थिति असहनीय हो चुका था। यानी अब वो बेयर नहीं कर पा रहे थे, अब वो सह नहीं पा रहे थे इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस, इस तरह की जो है अन्याय जो कि ब्रिटिश शासन उनके प्रति कर रहा था। तो बच्चों, ये आपका जो है हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और ये आपके थे राजनीतिक कारण। ये सारे राजनीतिक कारण थे जो कि 1857 की क्रांति के कारण बने। तो बच्चों, अगले हम शीर्षक में जो है वो अन्य कारण, तीसरे कारण के बारे में पढ़ेंगे, वो है सामाजिक और धार्मिक कारण। तो बच्चों, हम जो है यहीं पे अब समाप्त करते हैं। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। गुड बाय।